आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पढ़ेंगे फॉर ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी। फॉर ज्योग्राफी जीएस एंड ऑप्शनल। तो पर आज चूंकि ऑप्शन पे फोकस रहेगा इसलिए पहले लोकेशनल एनालिसिस कर लेते हैं। यानी कि लोकेशनल फैक्टर्स पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि ऐसा लगे कि ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट बिकॉज द फोकस इज ऑन ज्योग्राफी ऑप्शन, सो लेट्स मेक ए मैप फर्स्ट। ये मैप हो गया आपका। So, usually the industries, the pharmaceutical industries, most of them are clustered around the western coast. मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है। इंडिविजुअल रीजन्स भी हैं, जैसे कि कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया और कोलकाता हो गया, कोलकाता रीजन। अच्छा, ये जो रीजन है हमारा वेस्टर्न रीजन जो है, वेस्टर्न रीजन जो है, व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे क्लस्टराइजेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पहला रीजन है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्योंकि आप देखोगे ना वेस्टर्न कोस्ट पे वी हैव मल्टीट्यूड्स ऑफ रिफाइनरीज। अंकलेश्वर में है, अंकलेश्वर में है, कोयाली में है, बॉम्बे में है, कांडला पे है, और तो देर आर मल्टीट्यूड ऑफ रिफाइनरीज। और चूंकि ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, क्रूड ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है, इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एंड वी हैव नो डेarth ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो बिकॉज ऑफ रिफाइनरीज, okay, because of refineries. Second, the western up, India is the largest producer of generic medicine, इतना तो पता होगा आप लोगों को। And because of that, uh, the biggest market of India is Africa. Yeah, the biggest market of India is Africa, and the western coast is near to its biggest market, that is Africa. Vicinity to its biggest market is one of the reasons कि यहाँ पे clusterization है industry का। Vicinity to the nearest market. थर्ड, थर्ड आप समझो जो जीएस का, जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि अगर आप लीड्स इंडेक्स देखो या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स देखो, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स देखो, तो उसमें लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेस्ट इन वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, बट चूंकि हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स है, हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स है, तो इसलिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चूंकि वेस्टर्न स्टेट्स प्रोवाइड द बेस्ट लॉजिस्टिक्स, देयरफॉर दिस इज अनदर वन ऑफ द रीजन कि वहाँ पे क्लस्टराइजेशन। अच्छा, दिल्ली बताया मैंने आपको। दिल्ली, दिल्ली में क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्रीवियस जाओ। दिल्ली यहाँ है, कानपुर समथिंग है, ये और ये, ठीक। दिल्ली क्यों है? कि बिकॉज दिल्ली इज द बिगेस्ट मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बिगेस्ट मार्केट। इट इज, आप ये जानो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉट स्पॉट्स फॉर मेडिकल टूरिज्म, biggest hotspots for medical tourism, and also has support from the refineries of Mathura, Panipat, Ambala and Jalandhar। ये आपको लग रहा होगा कि आपको याद करना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हो तो पाइपलाइंस का एक अलग से टॉपिक आता है, वो जिन्होंने नहीं तैयार किया वो तैयार करें, तो ये सारे नाम याद नहीं करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट, और अगला पोजीशन है हमारा कानपुर का। कानपुर के पास भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। देयर इज ए पाइपलाइन फ्रॉम बरौनी टू कानपुर। और जो कोलकाता रीजन है, इसके लिए आप ये रीज़न दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले ही वेल स्टैब्लिश्ड होम्योपैथिक फार्मा की इंडस्ट्री थी। होम्योपैथिक फार्मा इंडस्ट्री थी, तो इट वाज अ रीजन ऑलरेडी, इट वाज अ हब ऑलरेडी, इट हैज़ ग्रोन नाउ। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्दिया और कोलकाता, you have presence of refineries as well. You have presence of refineries as well. तो ये चार रीजन्स हो गए, मैंने आपको बता दिए। कोलकाता रीजन में क्यों है? क्योंकि इट वाज ऑलरेडी अ हब ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स। रॉ मटेरियल की कमी नहीं है क्योंकि हल्दिया और कोलकाता से आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। कानपुर में भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। कानपुर गेट्स इट्स कानपुर में भी रिफाइनरी है। बरौनी टू कानपुर, ये पाइपलाइन सुनी होगी आपने। इसके पहले मैंने बताया आपको कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज़ हॉट स्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म। इट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स फॉर मेडिकल टूरिज्म। मैं खुद गया हूँ दिल्ली कई बार अपने इलाज को लेकर। और यहाँ पे भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, क्योंकि हमने बात कर ली रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, पानीपत, अम्बाला। अच्छा, ये तो हो गए आपके दिल्ली वगैरह। दिल्ली, कानपुर और कोलकाता रीजन क्यों है? वेस्टर्न स्टेट्स में क्लस्टराइजेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिकल सपोर्ट, vicinity to its biggest market, that is Africa, and availability of raw materials from a number of refineries present in the region. तो ये हो गया आपका, ये आपके लोकेशनल फैक्टर्स हो गए। तो मतलब ये तो मैंने आपको बता दिए रीजंस, और आप ये तो रीजंस बता दिए मैंने आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। बाकी आप फैक्टर्स तो क्या है? फैक्टर्स वही रहते हैं जो हर इंडस्ट्री में कॉमन रहते हैं: मार्केट, रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह। वो हमने डिस्कस कर लिया है जब हम डिस्कस कर रहे थे रीजन्स। अब हम पढ़ते हैं, तो ये तो हमारा लोकेशनल एनालिसिस हो गया कि पहले लग जाए कि हम ज्योग्राफी कर रहे थे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंडिया के कंटेक्स्ट में, एडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं। इन चार पांच टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल। अगले पेज पे नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स by volume, and it is 14th by value। 14th by value। एक तो ये रीजन हो गया कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स by volume and 14th by value। सेकेंड, यू कैन राइट कि इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और it is not pragmatically wise for economic reasons. It is, it is essential that India should excel in pharmaceutical industries to achieve the sustainable development goals of India, sustainable development goals। क्योंकि आप देखोगे ना, क्योंकि जो अफ्रीका रीजन है, it is poor region and they cannot afford costly medicines, they generally go for generic medicine, and India is the biggest supplier। So India should excel, that is
the most pragmatic thing the world can do, support India within the pharmaceutical industry so that the sustainable development goals can be achieved. ये तो एक आध पॉइंट है इम्पोर्टेंस के लिए, ये आप इंट्रो में डाल सकते हैं, जब आप आंसर लिखो तो आप इंट्रो, इम्पोर्टेंस तो नहीं कहूँगा मैं, आप इसको इंट्रो में डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस that we have with respect to pharmaceutical industries। एक तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ रिफाइनरीज, फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ रिफाइनरीज। दूसरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड दे हैव। इसके कारण क्या है, हमारा लेबर कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अल्टीमेटली कम है अपना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है अपना। एंड इफ वी इन्वेस्ट, इफ अगर हम इन्वेस्ट करें बेहतरीन तरीके से अपने टैलेंट में, अपने यूथ में, तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ ह्यूज पूल ऑफ टैलेंटेड वर्कर्स, skilled workers, which for the time being is absent, it is not sufficient for now। तो हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी नहीं है, वर्कर्स की कमी नहीं है हमारे पास, वर्कर्स आर सफिशिएंट, स्पेशली द अनस्किल्ड वर्कर्स, देयरफॉर वी हैव लो लेबर कॉस्ट। हाउएवर जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो टैलेंट है, हमारा यूथ है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि स्किल्ड वर्कर जो कि अभी इनसफिशिएंट अमाउंट, वो कल को हमारे पास बेटर हो पाए और ज़्यादा हो पाए, सो दैट आवर इंडस्ट्री कैन प्रोग्रेस। तीसरा आप लिख सकते हैं ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। देखिए, ये कहना तो खराब लगेगा ना कि दवाइयों की मार्केट है सबसे बड़ी भारत, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस, यू कैन राइट दैट आवर इंडस्ट्री कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल। क्योंकि तो अच्छा, देख कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा है कि इट्स नॉट, सही नहीं लग रहा है कहने में कि इंडिया जो है दवाइयों की मार्केट है, मतलब इट डज नॉट फील राइट, बट ये दिस इज द केस, so we can do nothing। चौथा, चौथा is we have a very we have a very supporting IPR regime, supporting IPR regime। जरा एक हम IPR regime पे अलग से बात कर लेते हैं एक बार। we have a supporting IPR regime। अच्छा, 90, तो IPR regime जो अपनी है, it promotes R&D and innovation, investment, as well as collaboration and transfer of technology। सी 1970s में जब हमारा पहला पेटेंट एक्ट आया था, तो उस समय हमारे पास प्रोसेस पेटेंट हुआ करता था। अच्छा, एक चीज और लिखिए इसमें आप, एक्सेस टू बिगर मार्केट्स। तो आप देखोगे ना, तो 1970s में जो हमारा पेटेंट एक्ट आया था, तो उसमें प्रोसेस पेटेंट की बात की गई थी। सो प्रोसेस पेटेंट में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है, इफ यू कैन मेक इट बाय एन अनदर प्रोसेस, यू विल नॉट अट्रैक्ट IPR लॉज। मतलब आप प्रोडक्ट जो है अगर आप दूसरे तरीके से बना ले रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, देन योर प्रोडक्ट इज एज लीगल एज द प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। तो फिर उसके बाद जब हम WTO में हमारी एंट्री हुई, WTO में एंट्री हुई हमारी, तो 2005 में वी स्विच टू प्रोडक्ट पेटेंट। नाउ दिस प्रोडक्ट पेटेंट हैज worked immensely, मतलब it has had positive side effect for Indian pharmaceutical industries। क्यों? R&D। तो पहले तो हम क्या है कि
जो हम लोग जेनेरिक दवाइयाँ बना लेते थे, यू नो, नकल करने की हमारी आदत थी, बट अब वो बंद हो गया है। तो अगर जैसे कि हमारी जो अब बिग chunk of our pharmaceutical industries were in generic business. So they can either choose to manufacture those generic medicine whose license have expired, या तो अगर उनको बड़ा मार्केट प्लेयर बनना है, बिगर मार्केट प्लेयर बनना है, तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन करना पड़ेगा। सेकेंड, अब चूंकि बड़ी कंपनियों को भी पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को भी पता है कि they are protected by patent laws, so they can now invest in India. They can set up their manufacturing units so that they can cater to bigger Indian markets. इन्वेस्टमेंट होगा तो दे कैन ऑल्सो कोलैब विद इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। अच्छा, ये जो पेटेंट एक्ट है ना 2005 का, उसके पहले चूंकि हमारे पास प्रोसेस पेटेंट हुआ करता था, तो इसके कारण हमें बड़े मार्केट एक्सेस, स्पेशली दो हमारे जो वेस्टर्न मार्केट्स थे, उधर हमें एक्सेस था नहीं। तो बट आफ्टर यू नो quite compatible patent regime with the rest of the world, we have now gotten access to bigger and better markets in the western part of the world as well. तो आईपीआर regimes के हमने देख लिया कि how IPR regime is encouraging, how it has promoted R&D, investment, collab, and how it has provided us access to better market. देखो ये जो हमारा 1971 वाला प्रोसेस पेटेंट था ना, it was not as bad because we have adopted the efficiency in, copying most of the molecules that are used in pharmaceutical industry. So we have efficiency. We can almost develop any sort of API, or you can say end product in the pharma industry. But the problem is, but the problem was, then our industries were, they didn't have incentive to research and develop. So from 2005 our industries are, जैसे कि रेनबैक्सी हो गया, या जैसे रेनबैक्सी हो गया, या डॉक्टर रेड्डी हो गया, so they are now bigger players and they are investing more in research and development and innovation. If we are to capture the bigger markets, we must also invest in R&D and innovation as well. तो ये तो तीन चार चीजें हो गई। एक तो आईपीआर रेजिम, दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड, तीसरा रॉ मटेरियल, और चौथा बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। तो ये चार पांच चीजें हैं जिनका एडवांटेज है इंडिया को। नेक्स्ट, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। What are the challenges? What are the challenges with Indian pharma? Indian pharma. पहला है कि most of our pharma industries are in generic business. Generic business. So we are very happy, pretty much content by being smaller players. We are happy with small profits. But if you want to become a global player, if you want to capture a bigger market, we have to move from generic to innovation, to innovative generic medicine to innovative and better medicines which require R&D and which require innovation. तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? ये तो चैलेंज है। ज़रूरी क्या है? एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज। सेकंड, हमारा जो इंपोर्ट है ना, अच्छा पहले जानते हैं बल्क ड्रग क्या होता है। बल्क ड्रग या एपीआईज, these are the key ingredients. These are the key ingredients in a pharma, in a medicine. क्योंकि जो APIs होते हैं ना, they give the desired effect of a medicine. तो आप किसी भी मेडिसिन को दो भाग में तोड़ सकते हो। एक API होता है और एक होता है एक्सीपिएंट। तो API होता है ना, ये मेन कंटेंट होता है which gives the desired effect to the medicine, और एक्सीपिएंट वो होता है जैसे कि इसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में बना दिया, कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया कि ये डाइजेस्टिबल हो गया, या फिर वो मटेरियल्स which can transport the APIs to the targeted organ within the body. तो हमारा जो बल्क API है ना, most of the APIs, around 70% of the API
दिस वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है, तो फिर हम इंपोर्ट क्यों करते हैं चाइना से? हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो एपीआई मिलते हैं वो महंगे हैं। चाइना हैज अ बिगर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, इट कैन सप्लाई अस विद चीपर एपीआईज। दूसरा, दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स की। See, we do have laws to ensure that our medicinal ecosystem is of better quality and of quality that caters to international market. However, we lack proper enforcement mechanisms for these quality standards. This needs to be worked upon. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो है हमारे पास, पर उनका इन्फोर्समेंट इनएफेक्टिव। So somehow we need to change that. ये तीन challenges हैं, और भी challenges हैं, but I will talk about these three. What are we doing now? The initiatives from the government, initiatives from the government uh, done in the pharma sector. In the pharma sector लिख देते हैं, pharma sector. तो पहला तो जो हमने आपको एपीआई वाला प्रॉब्लम बताई थी ना, कोई एपीआई वाली जो प्रॉब्लम हमने बताई थी, तो उसके लिए हमने बल्क ड्रग पार्क स्कीम जो है वो हम 3 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। बल्क, अच्छा, बल्क ड्रग पार्क और फार्मा पार्क में अंतर होता है। बल्क ड्रग पार्क एपीआईज के लिए होता है और फार्मा पार्क जनरली एंड प्रोडक्ट्स के लिए, फॉर्मुलेशंस के लिए होता है। यहाँ क्या होगा कि हर स्टेट में एक बल्क ड्रग पार्क स्टैब्लिश होगा। मैक्सिमम सपोर्ट सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट है 1000 करोड़ की, और हिली स्टेट्स यानी कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को 700 एकड़ मिनिमम ज़मीन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और गुजरात और आंध्र प्रदेश को 1000 एकड़ मिनिमम ज़मीन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और यहाँ इस्टेब्लिश होंगे हमारे बल्क ड्रग पार्क, ताकि हमारा जो एपीआई की डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम हो सके। सेकेंड, 100% एफडीआई has been allowed in pharma sector. 100% एफडीआई had been allowed in pharma sector. तीसरा, 100% एफडीआई had been allowed in pharma sector. uh, तीसरा तीसरा पीएम सॉरी पीएमपीडीएस स्कीम। पीएमपीडीएस क्या है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। फार्मा एंड medicinal devices
प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? विद इन दिस स्कीम हम डाटा पॉइंट्स और टॉपिक्स ऑफ रिलेवेंस जो कि रिक्वायर्ड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ताकि इट कैन बिकम मोर डिमांड ओरिएंटेड। मतलब कि जैसे कि लेट्स से the pharma industry does not know which medicine or which formulation is in demand right now, or which medical devices is relevant, which medical device is relevant right now. तो हम क्या कर सकते हैं? The government will, तो हम गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट is preparing these data points, this topic of relevance. This will be then disseminated to pharma industry so that they become more demand oriented. चौथा, PTUAS and APICF। PTUAS क्या है? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। और APICF क्या है? असिस्टेंस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटीज। इसमें क्या है? हम MSME इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करेंगे। और इसमें क्या है? जो हमारी MSMEs है उनके लिए कॉमन फैसिलिटीज का एस्टेब्लिशमेंट, और अगर स्टेब्लिश्ड है तो अपग्रेडेशन। ये आप एक। पांचवा, नेशनल बायोफार्मा मिशन। बायोफार्मा मिशन, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसके कई पहलू हैं। एक है आपका इनोवेट इन इंडिया। इनोवेट इन इंडिया में हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप्स और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटी को हम बढ़ाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, अपग्रेडेशन ऑफ कॉमन फैसिलिटीज। अच्छा, कॉमन फैसिलिटीज के पहले भी आया था बट वो जनरल फार्मा के लिए, ये बायो फार्मा के लिए। अपग्रेडेशन ऑफ कॉमन फैसिलिटीज एंड स्किलिंग एंड टैलेंट अपग्रेडेशन ऑफ आवर यूथ। तो ये जो है, ये सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है ताकि हमारा फार्मा सेक्टर डेवलप कर जाए। तो इट वाज अगेन a very rough lecture. uh, I'm just starting to, make lectures. I'm sorry if it is not up to the mark. And though I'm not trying my best, I will try my best. But that's all for it today. Like it, subscribe if you don't like it. Don't subscribe. Okay, signing out.